हेलो फ्रेंड्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स के बीच में जो बास्केट ऑफ गुड्स ट्रेड की जाती है उसके प्राइस लेवल के मूवमेंट को मेज़र करने के लिए जिस प्राइस इंडिसेस का यूज़ किया जाता है वो है WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसी तरह हाउस होल्ड्स द्वारा कंज्यूम की जाने वाली बास्केट ऑफ गुड्स का प्राइस मूवमेंट किस तरह से हो रहा है इसको मेज़र किया जाता है CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स द्वारा। इसका मतलब ये हुआ कि WPI और CPI बेसिकली होलसेल बास्केट और कंज्यूमर बास्केट के एवरेज प्राइस लेवल को मेज़र करते हैं और इसीलिए इन्हें प्राइस इंडेक्सेस भी कहा जाता है। अब अगर हम लोग इस तरह के किसी भी प्राइस इंडेक्स का पिछले कुछ सालों का चार्ट ड्रॉ करें तो हम लोग देखेंगे कि इस चार्ट के अंदर कई सारे ऐसे टाइम पीरियड्स हैं जहाँ पर हमें एवरेज प्राइस लेवल बढ़ते हुए दिख रहा है। ये टाइम पीरियड्स हमारी इकोनॉमी में हुए इन्फ्लेशन को दर्शाते हैं, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड्स हैं जब हमारी इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस में लगातार बढ़ोतरी हुई है। बट जिन टाइम पीरियड्स में रेट ऑफ इन्फ्लेशन पहले से कुछ कम है, ऐसे टाइम पीरियड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है एज पीरियड ऑफ डिसइन्फ्लेशन। यानी अगर पिछले कुछ सालों में इन्फ्लेशन रेट 7% था और अब घटकर 4% या फिर 3% रह गया है तो उसे डिसइन्फ्लेशन कहा जाएगा। बट अगर इन्फ्लेशन नेगेटिव में हो जाए यानी हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का जो एवरेज प्राइस लेवल है वो पहले से कम होने लग जाए तो इसे कहा जाएगा डिफ्लेशन। इन कंसेप्ट्स को समझने के लिए ये जो चार्ट हम लोगों ने यूज़ किया है ये बेसिकली एक हाइपोथेटिकल चार्ट है, बट इस तरह के ट्रेंड्स हम लोग रियल चार्ट्स में भी देख सकते हैं। आप यहाँ पर पिछले कुछ सालों का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI का चार्ट देख सकते हैं और यहाँ पर आप ऐसे कई सारे फेजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहाँ पर हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर डिसइन्फ्लेशन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और साथ ही साथ हम यहाँ पर उन फेजेस को भी देख सकते हैं जहाँ पर हमें हमारी इकोनॉमी में डिफ्लेशन देखने को मिल रहा है। तो अब इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के कंसेप्ट को हम समझ चुके हैं, बट एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट अभी समझना बाकी है। हमारे लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है या फिर ख़राब। तो बात ये है कि अगर इन्फ्लेशन एक लिमिट के अंदर है तो इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस दौरान GDP इंक्रीज़ होता है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता है। और अगर बात की जाए डिसइन्फ्लेशन की तो ये भी हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये ऐसा पीरियड होता है जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस में इंक्रीमेंट तो देखने को मिल रहा है, लेकिन ये इंक्रीमेंट काफ़ी धीरे धीरे हो रहा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस पीरियड। तो इसीलिए कंज्यूमर्स के लिए ये कंफर्ट पीरियड की तरह काम करता है। लेकिन अगर बात की जाए डिफ्लेशन की तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बेसिकली डिफ्लेशन वो पीरियड होता है जब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस लगातार गिर रहे हों। तो क्वेश्चन ये है कि अगर गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस लगातार गिर रहे हैं तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा क्यों नहीं है। तो इसका आंसर ये है कि अगर हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस लगातार गिर रहे हैं तो इससे डिमांड भी गिर जाती है। लेकिन सुनने में ये बात आपको काफ़ी अजीब लग रही होगी, क्योंकि अगर किसी चीज़ के प्राइसेस कम हो रहे हैं तो उसकी डिमांड कैसे कम हो सकती है, आप यही सोच रहे होंगे। तो बात ये है कि अगर हमारी इकोनॉमी में प्राइसेस लगातार गिरते रहते हैं तो कंज्यूमर्स को लगता है कि प्राइसेस और गिरेंगे और इसीलिए वो चीज़ों को ख़रीदने का जो डिसीज़न है उसको डिले करते रहते हैं और इसी के चलते हमारी इकोनॉमी में डिमांड डिक्रीज़ होती चली जाती है। और अगर डिमांड डिक्रीज़ होती रहेगी तो कंपनी के प्रॉफिट्स भी गिरने लग जाते हैं और इसका असर पड़ता है हमारी GDP पर। साथ ही साथ इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाता है, क्योंकि अगर कंपनीज़ को प्रॉफिट कम हो रहा है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करना शुरू कर देते हैं और जब प्रॉफिट्स ही नहीं हो रहे हैं तो कंपनीज़ बैंक्स के लोन कैसे चुकाएंगी। तो इसीलिए अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन है तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी बढ़ने लग जाते हैं और ये सिचुएशन हमारी इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसीलिए इस तरह की सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज के जनरल प्राइस लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है और ऐसे में गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाती है। इसके अलावा टैक्स कट्स और इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करने की कोशिश करती है और इन सब मीजर्स के थ्रू गवर्नमेंट इकोनॉमी को वापस से रिवाइव करने की कोशिश करती है और इसी फिनोमेना को कहा जाता है रिफ्लेशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और रिफ्लेशन के कंसेप्ट को समझा। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्स तावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्स तावा।